फिर जब हम दिल्ली आगे पढ़ने के लिए, तो हमारे रूममेट्स में से कुछ लोग, हॉस्टल मेट्स में से 2-3 बच्चों ने कहा कि वो नेतरहाट से पढ़ के आए हैं। हमें लगा नेत्र होना चाहिए, नेत्र थोड़ा ना होता है, नेत्र होगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, संस्कृत में नहीं चल रहा है, जगह का नाम है नेतरहाट है, और वो शिमला जैसा है, और वहाँ एक बड़ा अच्छा स्कूल है, और उस स्कूल में पढ़ाई ऐसी होती है वैसी होती है, बड़ा डिसिप्लिन है, बच्चे अपने बर्तन खुद धोते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, ज़बरदस्त। और मैंने देखा कि वहाँ के हमारे बहुत सारे दोस्त प्रॉपर आईएएस में, आईपीएस में गए भी। और जब मेरे मन में आता है कि कभी एक स्कूल बनाऊंगा, तो नेतरहाट मॉडल मेरे दिमाग में रहता है कि कुछ कुछ वैसा एक कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए। मैं गया नहीं हूँ, अब जैसे मैं रांची आज आ गया हूँ, तो अब मैं आता रहूँगा, तो अगली बार आऊँगा तो नेतरहाट घूमूंगा, अगली बार कहीं और घूम लूँगा आसपास राज्य को। फिर तैयारी करते हुए बिरसा मुंडा से परिचय हुआ, और पता लगा रांची में ही एक जेल में, जिसका नाम अब बिरसा मुंडा कारागार है, वहाँ उनकी मृत्यु हुई। और कर गुजरने के लिए 25 साल की उम्र कम थोड़ा ना होती है। हम तो 25 में एग्जाम देने की शुरुआत करते हैं, वो भाई साहब 25 में अपना धर्म वर्म बना के शहीद होके अमर हो गए, और उनको मरे हुए 125 साल हो गए, और आज भी पूरा राज्य अगर किसी एक व्यक्ति को बहुत सम्मान देता है तो वो वही व्यक्ति है, बिरसा मुंडा ही है। तो कमाल का व्यक्तित्व उनका रहा जो हमने पढ़ा। मैं साहित्य का विद्यार्थी भी हूं, तो हमने कुछ साहित्य में भी काफी जिक्र उनका पढ़ा, और आज मौका मिलेगा तो मैं वो कारागार देखना चाहूंगा भी। मुझे पता नहीं कि उसकी टाइमिंग्स क्या होती हैं, इसके बाद फ्री हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन इच्छा तो है। झारखंड में जो 2 और जगह देखने का मेरा मन करता है, एक देवघर बहुत प्रसिद्ध है। पिछले 4 दिनों में हमारे 2 साथी वहां शहीद हुए हैं, मतलब उनकी शादी हुई है। और अंतिम जगह मुझे ध्यान आती है पारसनाथ, क्योंकि जैनिज्म में ठीक ठाक पढ़ता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में। मुझे पता लगा कि 24 में से 20 तीर्थंकर उनका निर्वाण स्थल वही है, पार्श्वनाथ जी का भी वही है। कितनी गजब की बात है, एक धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 का निर्वाण एक ही जगह हुआ हो। अभी चर्चाओं में भी रहा, कुछ दिन पहले खूब डिबेट चल रही थी, टूरिस्ट स्पॉट बनाना है कि नहीं बनाना है, उस पर खूब बात चल रही थी, तो इंटरेस्टिंग है। बाकी नाम मैंने सुने, मेरा एक दोस्त चाईबासा से है, वो भी शायद यहाँ से आसपास ही मेरे ख्याल होगा, बहुत दूर नहीं होगा, है ना, 3 घंटे का रास्ता है। गुमला मैंने सुना हुआ है, वो कितना दूर है यहाँ से? 2 घंटे का है। मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ था आईएसएम धनबाद में पढ़ाई करने के लिए, हालांकि वो फिर किसी और जगह पढ़ने चले गए थे, माइनिंग, स्कूल ऑफ माइनिंग के लिए। तो आईआईटी हो गया शायद वो ना धनबाद में, तो धनबाद भी यहाँ से पास ही है। आप में से कौन धनबाद से हैं? अच्छा, आप धनबाद से हैं। और गुमला से कौन कौन है आप में से? गुमला से भी। हजारीबाग से? हजारीबाग कितना दूर है यहाँ से? सब कुछ 2 घंटे दूर है यहाँ से, हर चीज में आप 2 घंटे बोल रहे हैं। अच्छा, और जमशेदपुर से कौन कौन है आप में से? आप जमशेदपुर से, वो कितना दूर है? 2 घंटे। कितनी सही जगह हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से हर जगह 2 घंटे की दूरी पे है, बहुत बढ़िया। और गिरिडीह कितना दूर है यहाँ से? चलो कुछ तो दूर है, आगे। आप में से कोई है गिरिडीह से? देवघर कितना दूर है यहाँ से? अच्छा, तो 5 घंटे करीब, गनीमत है। तो यहाँ से हर चीज या 2 घंटे या 5 घंटे, बीच में कुछ नहीं। चलिए, तो हमारा एक परिचय सामान्य हो गया। ये बहुत सारी चिट्ठियां कुछ लोगों ने भेजी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चिट्ठियां पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपसे पूछ लूंगा आपके मन में क्या क्या सवाल हैं। बोल के बात करेंगे, लिखित में क्या बात कर रहे हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, सिर्फ ये हमारा एक उसूल है। आज से करीब 26 साल और 1 महीना पहले दृष्टि की स्थापना हुई थी। तो हमने तब एक पॉलिसी बनाई थी कि जब भी हम कुछ नया शुरू करेंगे, पहले एक बार एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातचीत करेंगे। इसका मतलब ये था, दिल्ली में हमने एक नई परंपरा की शुरुआत की उस समय, जिसको बोलते थे हम ओरिएंटेशन सेशन,
या फ्री ओरिएंटेशन क्लासेस ऐसा बोलते थे। जैसे मैं उस समय हिंदी साहित्य पढ़ाया करता था, बाद में फिलोसफी पढ़ाने लगा। कोई बच्चा हमसे पढ़ना चाहे न पढ़ना चाहे उसकी चॉइस की बात है, उसे मौका मिलना चाहिए भरपूर कि पहले देख ले, समझ ले, धोखा ना हो जाए। तो हमने एक नियम बनाया कि कोई भी बच्चा हमारे यहाँ आके 3 दिन, जरूरी तो 7 दिन तक क्लास करे, आसपास माहौल देख ले, टीचर्स को देख ले, पूरा भरोसा जम जाए तो ही हमारे संस्थान का हिस्सा बने। तो मैं ही पढ़ाया करता था उस समय। तो बच्चे आते थे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बैठे, सवाल पूछे, उसके बाद उनको ठीक लगा तो कंटिन्यू किया, नहीं ठीक लगा तो नहीं किया, उनकी मर्जी। 2019 में हम पहली बार दिल्ली से बाहर निकले। तब तक हम दिल्ली में एक कूप मंडूक समझते हैं क्या होता है? कुएं का मेंढक। तो दिल्ली में एक कुआं है जिसका नाम है मुखर्जी नगर। बड़ा कुआं है, तालाब समझ लीजिए, तलैया तलैया समझ लीजिए। एक झुमरी तलैया है, एक मुखर्जी तलैया है। हाँ, तो हम उस तालाब में थे। तालाब के बड़े मेंढक थे, लेकिन मेंढक कितना ही बड़ा हो, रहेगा तो मेंढक ही। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, अब हमें दिल्ली से बाहर निकलना चाहिए। तो मेरे तो बहुत मन नहीं था, पर जब उन्होंने कंसिस्ट किया तो मैंने ठीक है, आप तो कर लीजिए। तो फिर हम 2019 में प्रयागराज गए पहली बार। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, है ना। हम गए थे इलाहाबाद में, बाद में प्रयागराज हो गया, तब तो इलाहाबाद था। तो वहाँ बच्चों को बहुत तरह की दुविधाएं थी। मुझे अंदाजा है कि आप लोगों को भी कुछ कुछ वैसी दुविधाएं हैं। कल हमारी टीम ने बताया कि यहाँ जो बच्चे आते हैं काउंसलिंग में, उनको 3-4 संदेह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके बताने से पहले मैंने खुद ही बताया कि एक तो ये संदेह होता होगा, एक ये होता होगा, एक ये होता होगा। बोले हाँ सर, एकदम सही। क्या बच्चे आपसे ही मिले थे? मैं कहा नहीं, कोई नहीं मिला था। हम जिस भी शहर में जाते हैं वहाँ बच्चों के आमतौर पर यही 3 सवाल होते हैं। तो यहाँ भी होते हैं। कोई ऐसा नया सवाल तो है नहीं, सीधी सी बात। तो मैंने ठीक है, कल मैं बच्चों से बात करूंगा, उनके मन के जो भी सवाल होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का पर्पस वही है। देखिए, व्यवसाय की दुनिया का उसूल तो ये है कि जल्दी जल्दी एक्सपेंड करना चाहिए। हम उसके एकदम विपरीत है, हम बहुत धीरे चलते हैं। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, कबीरदास का फैन हूँ बहुत बड़ा। मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई एक हो तो कबीरदास है, बाकी सब उसके बाद आते हैं। पर कबीरदास बड़ी प्यारी बात कहे गए हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो अपने मन को समझा रहे हैं, हे मन, धीरे धीरे सब चीजें होती हैं, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। माली 100 घड़े पानी से सिंचाई करता है, जमीन में, पौधे में, लंबे समय तक करता है। ऋतु आए फल होए, उसके बाद जब सही ऋतु आती है उसके बाद जाके फल पकता है। जल्दबाजी से क्या फायदा है ना। हालांकि कविताओं के भरोसे जिंदगी जीना मुश्किल है, क्योंकि हर कविता के विरोध में एक कविता और भी है। जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अब ये वाला माने कि वो वाला माने समझ में नहीं आता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कविताओं में। जैसे ताजमहल है, ताजमहल को लेकर 2 बड़े शायरों ने की कविता लिखी। एक शकील बदायूनी नाम के शायर थे, उन्होंने क्या लिखा, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारे जहां को एक मुकम्मल दौलत दी। ऐसी कोई पंक्ति, में एग्जैक्ट शब्द भूल रहा हूं। मतलब कह रहे कि एक इतना सुंदर ताजमहल बनवा के सारे जहां को क्या मुकम्मल भेंट दुनिया को दी है, कमाल कर दिया। तो ये पढ़ा तो हम थैंकफुल हो गए शाहजहां के लिए कि भाई आपने सही बनवा दिया, बहुत अच्छा किया। मुमताज जी की याद, किसी की याद में बनवाया लेकिन बनवा दिया, और हम आज तक देख पा रहे हैं। फिर गलती से हमने साहिर को पढ़ लिया, साहिर ने खाट खड़ी कर दी शाहजहां की। वो कह रहे हैं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये शायरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये हर बात में इतना विरोधी पर्सपेक्टिव देते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि अब इसको मानना है कि इसको मानना है, धीरे धीरे रे मना करना है या काल करे सो आज कर करना है। तो पढ़ाई के मामले में काल करे सो आज कर, है ना। और जिंदगी के मामले में बहुत तनाव नहीं रहना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ है। लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई के मामले में आप कहीं सरने का सा, पढ़ाई आज नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है ना। वो भूल के भी नहीं।
वो तो मैंने अपने बारे में बताया कि हमारा स्वभाव कुछ कुछ ऐसा है। तो हमें जब किसी शहर में ऐसी बिल्डिंग मिलती है जो बहुत सुरक्षित हो, 2 रास्ते हों, हर तरह से मानकों पर खरी उतरती हो, तो ही हम तैयार होते हैं। हमारे सिक्योरिटी की पूरी टीम है, वो ऑडिट करती है, तब उसके बाद ये फैसला होता है। तो जब ये फैसला यहाँ हुआ, योजना तो ये थी कि पटना जाना था पहले हमें। कब से जाना है पटना, मतलब कोशिश कर रहे हैं, पर पूरे शहर में ऐसी बिल्डिंग नहीं मिल रही। उनसे बोलते कि 2 सीढ़ियों वाली बिल्डिंग, बोलते हैं पागल हैं क्या, 2 सीढ़ियाँ क्यों, उससे जाइए, उससे वापस आ जाइए। उन्हें बताते भैया कभी रिस्क हो जाए, खतरा हो जाए, कभी एग्जिट तो चाहिए। पहले जितनी सांस है ऊपर वाले ने गिन के दे रखी है, उससे ज्यादा सांस मिलनी नहीं है, कम कोई कर नहीं सकता है। तो 2 सीढ़ी हो, एक भी ना हो, इससे क्या होता है। खैर करते करते फाइनली एक बिल्डिंग मिल गई हमें वहां, और हम आज से ठीक 1 महीने बाद वहां भी शुरू करने वाले हैं। लेकिन ये है कि पहले रांची तैयार हुआ तो हमें कहा रांची से शुरुआत करते हैं, फिर वहां जाएंगे। और इसके साथ ही लगभग हमारा जो हिंदी बेल्ट का क्षेत्र था पूरा हो जाएगा, जो हमारा मन में था कि इन क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति होनी चाहिए। तो मेरा उसूल ये है कि जब भी कुछ शुरू होता है पहले मैं जाता हूँ, वहाँ के बच्चों से बात करता हूँ, फिर मैं हर साल 2, 3, 4 बार आके बच्चों से मिलता रहता हूँ। हर क्लास में जाके बच्चों से फीडबैक लेता रहता हूँ, कोई दिक्कत हो तो सॉल्व करता हूँ। और मैं बहुत खुल के कहता हूँ कि अगर आप दृष्टि में आ रहे हैं तो अंतिम रूप से जिम्मेदारी मेरी है, और आप जो जो उम्मीदें करके आएंगे वो उम्मीदें सवा होके ही पूरी होंगी, पौना होके पूरी नहीं होंगी। ये विश्वास दिलाना और उस पर खरा उतरना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी भूमिका आजकल दृष्टि में क्या है, आजकल मैं बहुत पढ़ा नहीं पाता हूँ, क्योंकि हजारों चीजें ऐसी होती हैं जो प्रबंधन के स्तर पर देखनी होती हैं, विशेष रूप से टीचर्स को लेकर। तो मेरा आजकल मुख्य काम ये हो गया है कि सारे शाखाओं में, ये हमारी एक तरह से आप 8वीं शाखा मान लीजिए, सारी शाखाओं में, सारी कक्षाओं में न्याय होता रहे, अच्छे टीचर्स पढ़ाते रहें, नोट्स, टेस्ट सीरीज, आंसर इवेल्युएशन, जो जो चीज़ें हमने कह रखा है कि हम करवाएंगे वो ठीक से होती रहे, पाठ्यक्रम कायदे से और 100% पूरा हो, ये सुनिश्चित होता रहे। किसी बच्चे को कोई शिकायत है तो उसका तुरंत, त्वरित और सही समाधान हो, ये सिस्टम काम करता रहे। और मैं खुद साल में कम से कम 2, हो सके तो 3 या 4 बार जाके बच्चों से पूछता रहूं। आजकल मेरी भूमिका ज़्यादा ये है। और कभी कभी जब मौका मिलता है तो मैं दिल्ली में 1-2 बैच लेता हूँ, कभी एथिक्स का, कभी एसए का, और वो हमारे सारे सेंटर्स के बच्चों को ऑनलाइन मिल जाता है। ये हमारा सिस्टम काम करता है। तो इससे पहले कि मैं आपके डाउट्स पर आऊँ, आपसे पूछूं, मैं पहले अपनी ओर से 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ताकि कोई दुविधा आपको न रहे। एक तो मैं आपसे एक बार भी ये नहीं कहने वाला कि आपको आईएएस बनना ही चाहिए। मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि मेरी ये भूमिका नहीं है कि मैं आपको उकसाऊं आईएएस बनने के लिए। ये जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, तय आपको करना है कि आप क्या बने क्या ना बने। हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, अवसर कम है, तो कंपटीशन ज्यादा है, सीधी सी बात है ना। कंपटीशन ना तो मेरी वजह से ज्यादा है, ना मैं कम कर सकता हूं, कंपटीशन तो है ही। नौकरियां एआई आने के बाद क्या होगा भविष्य हमें नहीं पता। प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां लग रहा है कि काफी कम होंगी, हम देख भी रहे हैं अपने आसपास। सरकार में भी आगे चल के, जैसे मैं, एआई मेरा प्रिय क्षेत्र है, मैं तो पढ़ने का शौकीन हूं, हर क्षेत्र ही मेरा प्रिय क्षेत्र है, मुझे पढ़ने का मन करता रहता है, कुछ भी हो नया। तो ये दिख रहा है कि भविष्य में कुछ अजीब होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। क्या होगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हम सब अनुमान कर सकते हैं।